हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में क्लास 11 केमिस्ट्री फर्स्ट का जो फर्स्ट लेसन है उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो जिस तरह से आपने थ्योरी की एक एक लाइन पढ़ी थी बड़े आनंद के साथ में, वैसे ही हम इसके एक एक क्वेश्चन को बहुत आराम से करेंगे, है ना। तो देखो, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित के लिए मोलर द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग। H2O जल के लिए, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के लिए और CH4 मैथेन के लिए। मोलर मास, है ना। तो मोलर मास किससे निकलता है? मोलर द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान से निकलता है, ठीक है ना। तो देखो, आपकी जो ये केमिस्ट्री की बुक है इसमें पीछे ये वो दी हुई है, टेबल दी हुई है, तत्व, उनकी परमाणु संख्या और मोलर द्रव्यमान, है ना। तो देखो, इसमें ये जो मैंने पीले कर रखे हैं, ये जो मोस्ट कॉमन शब्द हैं, जो तत्व हैं जो इसमें आते रहते हैं न्यूमेरिकल्स में, उनके हैं ये। तो इनमें से आप देख सकते हैं। तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं इसमें, और तो फर्स्ट लिया मैंने H2O, ठीक है ना। H2O में क्या है? देखो, हाइड्रोजन के 2 एटम हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम है ना। तो हाइड्रोजन का परमाणु भार हमको U में नापते हैं ना, उसको यूनिफाइड एटॉमिक मास U जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो H का होता है 1.008 U, ठीक है। ऑक्सीजन का होता है 16.00 U, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है? आपको याद होगा कि कार्बन 12 से कंपैरिजन करते नहीं करते हैं, जो कार्बन 12 का जो परमाणु होता है, ठीक है ना, उसके 12वें हिस्से को 1U बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन का एक परमाणु जो है वो कार्बन 12 के 12वें हिस्से से 1.008 गुना है। ऐसे ही ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार अगर देखा जाए तो वो जो कार्बन 12 है उसके 12 हिस्से करो आप, जो एक हिस्सा होगा वो 1U हुआ। तो ऑक्सीजन का जो एक एटम है उसका कितना गुना है? 16 गुना है ना। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? इनका परमाणु द्रव्यमान निकालेंगे, है ना। तो H2O क्या है? ये अणु है ना। तो अणु का क्या निकलेगा? अणु भार निकलेगा, मॉलिक्यूलर मास निकलेगा, ठीक है ना। तो H2O में क्या हो गया? देखो, 2 तो H हो गए, ठीक है ना, प्लस 1 क्या हो गया? O हो गया, है ना। इन दोनों को हम जोड़ देंगे, बहुत ही आसान है। देखो, तो 2H का कितना है? 1.008 प्लस 1 इंटू 16.00। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2.016 प्लस 16 को 1 से करो तो 16.00। जब आप इनको जोड़ दोगे तो ये आ जाता है 18.016, ठीक है ना। 18.016, या इसको हम 18.02 के रूप में क्या कर सकते हैं? राउंड ऑफ कर सकते हैं। तो देखो, ये H2O का, है ना, U में निकला, है ना। क्या है तो बताओ, ये H2 का अणु भार है। H2O जो अणु है, H2O जो मॉलिक्यूल है, H2O अणु का अणु भार हो गया ये, है ना। देखो, बहुत आराम से समझो आप इसको। कितना हो गया? 18.02 U, है ना। अब बहुत आसान है, मोलर द्रव्यमान निकालने के लिए क्या हो गया? इस U को किससे चेंज कर दो? G से चेंज कर दो, है ना। तो इसलिए H2O का जो मॉलिक्यूल है ना, उसका मोलर द्रव्यमान वो क्या हो गया? 18.02 G, है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि 18.02 ग्राम अगर आप जल लोगे, जल के अणु लोगे, तो उसमें कितने अणु होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 जल के अणु होंगे, जल के मॉलिक्यूल्स होंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। तो अब देखो, और करेंगे तो और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा आपके। सेकंड पार्ट है इसका CO2। CO2 में देखो, 1 कार्बन एटम है और 2 ऑक्सीजन एटम हैं, ठीक है ना। तो 1 तो क्या है? कार्बन एटम है, और 2 क्या है? ऑक्सीजन एटम है। अब कार्बन का कितना मानते हैं हम? 12.01। वैसे 12 होता है, लेकिन इसमें एग्जैक्ट कैलकुलेशंस के लिए क्या ले लो आप, जो दे रखी है टेबल में वैल्यू, 12.01 प्लस 2 इंटू इसका देखा ही था हमने पिछले वाले में 16.00, तो ये हो गया 12.01 और ये 32.00। जब इन दोनों को जोड़ोगे,
ठीक है ना। तो ये आ जाता है आपका 44.01 U हो गया। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर एक कार्बन का अणु लोगे तो उसका अणुभार कितना हो गया, 44.01 U हो गया, है ना। तो CO2 के एक अणु का, एक मॉलिक्यूल का अणुभार कितना हो गया, 44.01 U। अब एक मोल अणुओं का अणुभार कितना हो जाएगा, CO2 के एक मोल अणुओं का अणुभार ना, वो कितना हो गया, इसको G से चेंज कर दो, है ना। तो एक मोल में कितने होते हैं, वही है ना 6.022 इंटू 10⁻23। अगर आपने कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स ले लिए, है ना, एक बर्तन में भर लिए आपने, तो उनमें कितना वजन, उनको तोलोगे तो कितना वजन आ जाएगा, 44.01 ग्राम्स आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो CO2 का मोलर मास, क्या बोलते हैं इसको, मोलर मास बोलते हैं, है ना। कितना हो गया, 44.01 G। ये इसका आंसर हो गया आपका, ये इसका पहले वाले का आंसर था, ठीक है। अब अपन आते हैं थर्ड क्या है, मैथेन, CH4, है ना, METHANE। तो देखो बच्चों, बताया था ना मैंने बेटा, मेरे मुंह से बार बार बच्चे निकल जाता है ना कई लड़के जो है ना, स्टूडेंट नाराज हो जाते हैं, सर हम बच्चे नहीं रहे अब, है ना। तो अब आप देखो ये CH4 जो है ये मैथेन है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जिस तरह से मन लगा के हमने थ्योरी पढ़ी थी, है ना, तो देखो जब तक आप थ्योरी को पूरे दिल से अच्छी तरह से उसको अंदर अपने अंदर समा नहीं लोगे, तब तक ये न्यूमेरिकल्स नहीं होंगे आपसे, है ना। प्रॉब्लम यही होती है कि बच्चे क्या करते हैं, सीधे थोड़ा सा हल्का फुल्का ऊपर से थ्योरी पढ़ी और न्यूमेरिकल सॉल्व करने लग जाते हैं, कुछ हो जाते हैं, कुछ में अटक जाते हैं। तो जब अटक जाते हैं तो मन खराब हो जाता है, ठीक है ना। तो ऐसा हमको नहीं करना है, आराम से, है ना, कहीं भाग के जाना नहीं है ना। अब भागते जाओ पता चला पीछे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो अच्छी तरह से समझते हुए चलना है। तो CH4 मैथेन हो गया। इसमें देखो एक कार्बन एटम है ना, और हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, 4 हैं, ठीक है। तो कार्बन का हमको पता ही है कितना होता है, 12.01 प्लस 4 इंटू 1.008, तो 12.01, और जब इसको 4 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 4.032। जब इन दोनों को जोड़ोगे तो 16.042, है ना, ये U में आया। इसका मतलब क्या हुआ कि मैथेन का एक अणु अगर लोगे आप, मैथेन का क्या लोगे, एक अणु लोगे, तो उसका अणुभार कितना है, 16.042 U है, ठीक है। अगर मोलर मास निकालना है तो इसको G से चेंज कर दो। इसका मतलब एक मोल मैथेन के अणु लोगे आप, है ना, 6.022 इंटू 10⁻23 मैथेन के अणु लोगे, मॉलिक्यूल्स लोगे, तो उनका वजन कितना तोलोगे उनको, तो कितना आएगा, 16.042 ग्राम्स आएगा, ठीक है ना। तो क्या हो गया, CH4 का मॉलिक्यूलर मास, अणुभार, तो वो तो कितना हुआ, 16.042 U हुआ, जबकि CH4 का मोलर मास, देखो मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास में अंतर है। मॉलिक्यूल का मतलब तो एक अणु का भार है, और मोलर का मतलब क्या हो गया, 16, वो कितना, मैं तो भूल ही गया उसको एवोगैड्रो कांस्टेंट होता है ना आपका, ठीक है। तो उतने अणुओं का भार वो कितना हो जाएगा, 16.042 ग्राम्स, ठीक है। 6.022 इंटू 10⁻23, यस, एवोगैड्रो नंबर कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23, है ना। ये संख्या होती है, क्वांटिटी होती है। तो इस तरह से आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब अपन सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो बहुत आसान है। सोडियम सल्फेट Na2SO4 में उपस्थित, में प्रेजेंट विभिन्न एलिमेंट तत्वों के द्रव्यमान प्रतिशत का परिकलन कीजिए। मास परसेंटेज कैलकुलेट हमको करना है ना। तो सोडियम सल्फेट के अंदर क्या क्या चीजें देखो, Na2SO4, तो इसमें सोडियम है, Na है ना, सोडियम है,
फिर एस है, एस क्या है, सल्फर है, सल्फर है, और ओ क्या है, ऑक्सीजन है ना। तो इन तीनों से ही तो मिला है ये। इसका मतलब क्या है, देखो कि Na के कितने हैं, 2 एटम हैं, प्लस सल्फर का कितना है, 1 एटम है, प्लस ऑक्सीजन के कितने हैं, 4 एटम हैं। ठीक है, अब हमको मास परसेंटेज निकालना है कि इसके कुल द्रव्यमान में इसका कितना हिस्सा है, इसका कितना हिस्सा है और इसका कितना हिस्सा है। तो बेटा प्रश्नों को दिल से समझना है हमें। ठीक है, तो अब इसका पहले क्या निकाल लो आप, इसका अणुभार निकाल लो, मॉलिक्यूलर मास निकाल लो। तो सोडियम जो है ना, Na का होता है 23, है ना, तो 2 × 23 प्लस 1। सल्फर का होता है, मुझे याद नहीं है, देखो ये मैंने लिख रखे हैं बेटा, तुम ऐसा समझना सर बहुत होशियार हैं, ऐसा नहीं मत समझ लेना, है ना। तो 32, ठीक है, मुझे चीज़ें याद नहीं होती हैं ना, तो 32 हो गया। और लेकिन तुम्हें याद करनी पड़ेंगी, है ना, 4 × 16.00, जब इसको करोगे तो ये 46 हो गया, ये 32 हो गया और ये 64 हो गया। जब इनको सबको जोड़ोगे आप तो 142 U कितना आ गया, 142 U क्या आ गया इसका, इसके एक अणु का बाहर आ गया ये सोडियम सल्फेट। ठीक है, हालांकि ये क्या है, आयनिक यौगिक है, ठीक है ना। अच्छा, अब इसका अलग अलग परसेंटेज निकाल लो, भाई सोडियम का कितना मास परसेंट है ना। तो फर्स्ट क्या है, मास परसेंट ऑफ सोडियम, सोडियम का इसमें कितना हिस्सा है, तो वो कितना आ जाएगा, देखो कितना 46 है ना, बटे टोटल कितना है 142 है। जैसे निकालते ना आप 9th क्लास की गणित में किया होगा आप लोगों ने, परसेंटेज, या छोटे क्लासेस में भी करते थे, तो परसेंटेज किसी के कितना कितना हिस्सा है, ठीक है ना, इंटू 100 से जब आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या निकल जाएगा, मास निकल जाएगा, मास परसेंटेज, है ना। तो 46/142 इंटू 100, जब इसको वो करोगे आप कैलकुलेट करोगे तो 32.39% आ गया। ठीक है, फिर ऐसे ही मास परसेंट ऑफ सल्फर निकाल लो, मास परसेंट ऑफ सल्फर, है ना, देखो कितना आसान है, सल्फर का कितना है 32 है, तो 32/142 इंटू 100, तो ये कितना आ गया 22.54% हो गया। फिर थर्ड निकाला, मास परसेंट ऑफ किसका, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का इसमें कितना हिस्सा है, तो ये कितना है 64, तो 64/142 इंटू 100, ये आ जाता है आपका 45.07%। अब देखो इन तीनों को जब जोड़ोगे 32.39 है ना, 22.54 और 45.07, तो ये 100% आ जाएगा, है ना। हालांकि हो सकता है थोड़ा पॉइंटों में चक्कर आए क्योंकि हमने ये राउंड ऑफ कर रखे हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब सोडियम कितना परसेंटेज, उसमें 32.39% है, उसके अंदर सल्फर का परसेंटेज कितना है 22.54 है ना, और ऑक्सीजन का कितना है 45.07% है ना। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है ना। तो ये अपन ने जब थ्योरी पढ़ी थी उस समय भी डिस्कस किया था, बहुत ही आसान है ना। एम्पिरिकल फार्मूला निकालना और मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना, मूलानुपाती सूत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला, है ना, EMPIRICAL, एम्पिरिकल फार्मूला। और दूसरा होता है अणुभार, है ना, अणुसूत्र, तो इसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ये एम्पिरिकल जो होता है, मूलानुपाती होता है, ये तो सिंपल रेशो बताता है, ये क्या बताता है, सिंपल रेशो बताता है, जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट उसके जो एलिमेंट्स हैं उनमें एक सिंपल रेशो क्या है, ठीक है ना। जबकि मॉलिक्यूलर जो है वो एग्जैक्ट बताता है, ये क्या बताता है, एग्जैक्ट कितना है ना। जैसे ऐसे समझो आप, एथेन का सूत्र क्या होता है, C2H6 होता है, ये क्या है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, लेकिन इसका वो क्या होगा, एम्पिरिकल फार्मूला होगा CH3, है ना, क्योंकि ये सिंपल रेशो है, 2:6 का सिंपल करोगे तो 1:3 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, तो C1 हो गया और H3 हो गया। तो मैथेन का एम्पिरिकल फार्मूला तो क्या हुआ C1H3, और मॉलिक्यूलर फार्मूला एग्जैक्ट वाला जो होता है वो तो C2H6। तो ये मैंने एक सिंपल बताया आपको। अब देखो इनको बहुत आसान है कि कैसे निकालेंगे।
इसमें क्या दे रखा है हमको कि आयरन के उस ऑक्साइड का एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है आपको जिसमें आयरन का मास परसेंटेज तो कितना है 69.9% है और ऑक्सीजन का मास परसेंट कितना है 30.1% है। ठीक है ना। अच्छा अब आप देखो कि ये परसेंटेज में दे रखा है, अगर मैं 100 ग्राम ले लूं तो 100 ग्राम में आयरन कितना हो जाएगा बताओ 69.9 ग्राम हो गया है ना, और ऑक्सीजन कितनी ग्राम हो जाएगी 30.1 ग्राम आ जाएगी है ना, अगर मैं 100 ग्राम ले लेता हूं तो, क्योंकि ये परसेंटेज दे रखा है नहीं दे रखा है हमको है ना। तो 100 ग्राम सैंपल में प्रतिदर्श आता है ना एक शब्द, सैंपल में आयरन कितना है बताओ 69.9 ग्राम्स और 100 ग्राम सैंपल में ऑक्सीजन कितनी है, ऑक्सीजन है 30.1 ग्राम्स। ठीक है। अच्छा ये कर लिया आपने। अब इसके बाद इनके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो है ना, कि इस 69.9 ग्राम आयरन जो है ना, उसमें आयरन के कितने मोल होंगे। ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे मोल, इसके मोलर द्रव्यमान का भाग दे दो, सीधी सी बात है। ऐसे ही ऑक्सीजन के कितने मोल हो जाएंगे, इसमें 30.1 में ऑक्सीजन के मोलर द्रव्यमान का भाग दे दो। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ हमारा, मोलर नंबर ऑफ मोल्स है ना, क्या निकालेंगे हम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन। ठीक है, वो कितने हो गए 69.9, और आयरन का जो वो होता है परमाणु भार है ना, आयरन का Fe का वो होता है 55.85, 55.85। अभी दिखा भी देता हूँ आपको, दर्शन करा देता हूँ, देखो है ना, आयरन का ढूंढो इसके अंदर, ये रहा 55.85 दिख रहा है ना, ये 55.85 है ना। तो इसमें क्योंकि एक मोल आयरन अगर लोगे आप तो उसमें कितने ग्राम्स होंगे 55.85 ग्राम्स होंगे, तो 69.9 ग्राम्स आयरन अगर हैं आपके पास तो उसमें कितने मोल होंगे, इसमें 55.85 का भाग दे देंगे है ना। तो 55.85 जब इसमें इसका भाग दिया तो ये आता है 1.25, क्या आता है 1.25 आता है। ठीक है, ऐसे ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकाल लो, मोल ऑक्सीजन के कितने मोल्स होंगे ऑफ ऑक्सीजन, तो इसमें ऑक्सीजन की 30.1 ग्राम में किसका भाग दे दो, ऑक्सीजन के मोलर द्रव्यमान का भाग दे दो। तो ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, 16.00 बताया था ना अपन ने, तो इसमें जब इसका भाग दोगे तो ये आता है 1.88 आता है। ठीक है, तो ये मोल्स आ गए है ना। आयरन के मोल कितने आए 1.25, ऑक्सीजन के मोल कितने आए 1.88। तो देखो ये फर्स्ट स्टेप था, ये फर्स्ट स्टेप था, ये सेकंड स्टेप, ये फर्स्ट, ये सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में इनका सिंपल रेशियो निकालते हैं है ना, बहुत आसान है। थर्ड स्टेप में क्या निकालेंगे, इनका सिंपल रेशियो निकालेंगे है ना। तो क्या क्या चीजें आपके पास, आयरन और ऑक्सीजन, इसका क्या है 1.25 मोल्स हैं, इसके मोल कितने हैं 1.88 हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं बताओ, जो इन दोनों में छोटी होती है उसका दोनों में भाग दे देते हैं है ना, जो इनमें से छोटी वैल्यू होती है उसमें क्या दे देते हैं, दोनों का उसका दोनों में भाग दे देते हैं। तो 1.25 छोटी है तो इस 1.25 में भी 1.25 का भाग दिया और 1.88 में भी 1.25 का भाग दिया। देखो ये तो 1 आ जाएगा और इसमें 1.88 में जब 1.25 का आप भाग दोगे तो 1.5 आएगा है ना। अब इसको होल नंबर रेशियो में बदल लेते हैं, पूर्ण अनुपात में इसको बदल लेते हैं। तो पूर्ण अनुपात कब बनेगा, जब इसको दुगना कर दो, तो इसको 2 से गुणा करोगे तो इसको भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो इसको 2 से करोगे तो 3 हो जाएगा ये, और इसको 2 से करोगे तो ये 2 हो जाएगा। तो क्या आ गया सिंपल रेशियो 2:3, बस ये हो गया आपका है ना। इसका मतलब आयरन के कितने हैं, इधर लिख लेता हूं मैं है ना, आयरन अनुपात ऑक्सीजन। ठीक है, आयरन का कितना 2 आ रहा है, 2:3, इसका मतलब Fe2, आयरन तो क्या होता है Fe होता है ना इसका प्रतीक, और ऑक्सीजन का O3, तो ये उसका मौलिक वो मूलानुपाती सूत्र हो गया है ना, ये क्या हो गया उसका मूलानुपाती सूत्र। ठीक है, अब इसका अगर हमको वो निकालना होता,
अणुसूत्र निकालना होता है ना, तो उसके लिए क्या करते हैं, इस मूलानुपाती जो सूत्र है इसका भार निकाल लो टोटल, और जो अणुसूत्र है उसका अणुभार निकाल लो टोटल, ठीक है ना। उन जो अणुभार वाला जो है उसमें इस मूलानुपाती सूत्र के उसका भाग दे देते हैं, ठीक है ना। तो जो वैल्यू आती है उसको इनसे क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। लेकिन इस केस में देखो सेम ही है ना, कि जो आयरन का ऑक्साइड होता है, आयरन ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, अणुसूत्र यही होता है Fe2O3। तो इसका मूलानुपाती सूत्र भी वही है ना। मूलानुपाती सूत्र का भार जब निकालोगे तो भी वही आएगा, और जब इसका अणुसूत्र का जो भार निकालोगे, अणुभार निकालोगे, तो वो भी आएगा। तो सेम में सेम का भाग दोगे तो 1 आएगा, और 1 को जब इससे गुणा करोगे तो ये ऐसे एज इट इज यही चीज रहेगी। तो यही इसका मूलानुपाती सूत्र है और यही इसका क्या है, अणुसूत्र है। तो अगला एक क्वेश्चन है सेम बिल्कुल यही की यही, उसमें इसका क्या पूछ रहा है आपसे, अणुसूत्र पूछ रहा है। तो उसमें और अच्छी तरह से हम डिटेल में इसको अभी भी डिटेल में किया है, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो ये बहुत ही मस्त क्वेश्चन है 1.4। ये क्या कह रहा है, देखो, प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का परिकलन कीजिए। ये जो स्टोइकियोमेट्री है ना, आपके स्टोइकियोमेट्री है ना, जिसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट भी पढ़े थे हमने, है ना, उसके बारे में है, बहुत ही आसान है ना। तो देखो ये जो थ्योरी और न्यूमेरिकल्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। थ्योरी अच्छी तरह से कर लिया आपने तो न्यूमेरिकल्स अच्छे तरह से हो जाएंगे, और अगर न्यूमेरिकल्स आपने अच्छी तरह से कर लिए फिर बाद में थ्योरी पढ़, लेकिन फर्स्ट कंडीशन ये है कि अच्छी तरह से थ्योरी आनी चाहिए आपको, है ना। फिर अगर आप न्यूमेरिकल्स को भी अच्छी तरह से कर दोगे फिर पक्का हो जाएगा आपका, यानी आपकी थ्योरी भी पक्की और आपके न्यूमेरिकल्स भी पक्के, यानी एक तरह से कॉन्सेप्ट आपका बन जाएगा, ठीक है ना। बेटा मुझे जितना आता है मैं बता रहा हूँ, मैं ज़्यादा कोई ज्ञानी नहीं हूँ, मैं तो 10th तक के बच्चों को पढ़ाता हूँ, बस कोशिश करके देख रहा हूँ ये, ठीक है ना। कुछ बच्चों ने कहा सर हमको थोड़ा सा एक बार शुरुआत तो करा दो हमारी, तो मैं एक शुरू के 2-4 चैप्टर आपको फिजिक्स के पढ़ाएं और 1-2 इसके केमिस्ट्री के पढ़ा दूँ, बस मेरी इतनी सी औकात है बेटा, है ना, 11th से। बाकी 10th तक के बच्चों को मैं अच्छी तरह से पढ़ा लेता हूँ, ठीक है। तो देखो ये 1.4 है, प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का परिकलन कीजिए, यानी कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बनेगी ये निकालना है हमको, कैलकुलेट करना है। 1 मोल कार्बन को हवा में जलाया जाता है, ठीक है ना। कार्बन को किस में जलाएं हम, हवा में जलाएं। हवा क्या होती है, ऑक्सीजन में जलेगा, हवा के अंदर ऑक्सीजन है। तो ऐसे देखो बेटा, देखो फिर मेरे मुंह से बेटा निकल जाती है ना, कई बच्चे नाराज हो जाते हैं। जो जानते हैं, मुझे पर्सनली जानते हैं, वो नाराज नहीं होंगे, है ना, लेकिन जो नहीं जानते ना उनको पता नहीं है बेटा, है ना, तो फिर बेटा निकल गया है ना। तो देखो यानी कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिला के क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये अगर 1 मोल ले लूं मैं, है ना, ये क्या है, एक, चलो मोल से पहले आप परमाणु लो, ये क्या हो गया, 1 परमाणु क्या किसका, कार्बन का, प्लस 2 परमाणु किसके हो गए, 2 परमाणु ऑक्सीजन के, या ऑक्सीजन का 1 अणु से क्या मिल रहा है हमको, CO2 का 1 अणु, ठीक है। आप इसको उसमें एक वजन में ले लो, तो अगर मोलर में देखें हम इसको, है ना, तो ये क्या होता है 12 ग्राम्स। अगर हम कार्बन लें, 12 ग्राम कार्बन लिया मैंने, वो किसके साथ अभिक्रिया करेगा, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो O2 का कितना हो गया, 32 ग्राम हो गया, 32 ग्राम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, यानी 12 ग्राम कार्बन, है ना। देखो बहुत आसान है, 32 ग्राम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने के बाद CO2, तो CO2 का कितना हो गया, वही 12 प्लस 2 गुणा 16, 12 प्लस 32 वही 44, है ना, तो 44 ग्राम्स, ठीक है ना। तो कितनी ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। यानी ये वो हो गया 12 ग्राम कार्बन को जब आप 32 ग्राम ऑक्सीजन में जलाओगे तो आपको कितनी ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी, 44 ग्राम आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी, ठीक है ना। अब इससे ये दोनों क्वेश्चन आपके फर्स्ट सेकंड हो जाएंगे। तो देखो फर्स्ट में क्या कह रहा है, 1 मोल कार्बन को जब हवा में जलाया जाता है, 1 मोल कार्बन, देखो C+O2 क्या है, CO2, तो इसका मोल 1 मोल लिया, हवा में जला रहे हैं। हवा का मतलब क्या है, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध है उसके अंदर, जितनी मर्जी है उतनी लो, है ना। तो 1 मोल ऑक्सीजन हो गया कि नहीं हो गया, 1 मोल ऑक्सीजन अणु हो गए, ये से क्या मिल रहा है, 1 मोल आपको कार्बन डाइऑक्साइड के अणु मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ,
क्या कह रहा है, 1 मोल कार्बन को हवा में जब जलाया जाता है तो 1 मोल का मतलब कार्बन का मतलब हो गया 12 ग्राम्स, है ना। जब आपने कार्बन को 12.01 या 12 ग्राम्स ले लो एक बार आप, है ना, को जब ऑक्सीजन में जलाया तो ऑक्सीजन का कितना है 32 ग्राम्स 1 मोल, तो कितना हो गया 44 ग्राम्स क्या मिल जाएगी आपको, कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी, है ना। तो 1 मोल कार्बन यानी 12 ग्राम कार्बन को जब हवा में जलाया तो हवा के अंदर तो खूब सारी ऑक्सीजन है ना, लेकिन उसमें से उस ऑक्सीजन में से कितनी ऑक्सीजन काम में लेगा ये कार्बन जलने के लिए, सिर्फ 32 ग्राम ऑक्सीजन काम में लेगा जलने के लिए, है ना। बाकी की जो ऑक्सीजन है उसकी जरूरत ही नहीं है, वो अनयूज्ड रहेगी। वो क्या रहेगी, ऑक्सीजन अनयूज्ड रहेगी क्योंकि एक्सेस में है। ऑक्सीजन क्या है, खूब बहुतायत में है, तो उस ऑक्सीजन में से सिर्फ कितनी 32 ग्राम काम में ये ले लेगा, ठीक है ना, कार्बन जलने के लिए। और कितने ग्राम मिल जाएगी आपको, 44 ग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी। तो यही कह रहा है कि प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को का परिकलन कीजिए, 1 मोल कार्बन को जब हवा में जलाया तो कितने ग्राम मिलती है आपको, 44 ग्राम्स, है ना। तो 1 मोल कार्बन को हवा में जलाने पर 44 ग्राम्स ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, ठीक है ना। अब देखो दूसरा वाला और भी मस्त क्वेश्चन है, समझ में आएगा आपके और अच्छा लगेगा आपको, कि 1 मोल कार्बन को जब 16 ग्राम ऑक्सीजन में जलाया जाता है ना, तो देखो वही चीज सेम लिखा मैंने, C+O2 CO2, इसका 1 मोल, इस 1 मोल ऑक्सीजन अणु और ये 1 मोल, तो ये 1 मोल कार्बन क्या है, ये तो परमाणु है, कार्बन एटम्स है ना। तो अब देखो 1 मोल का मतलब क्या है, 12 ग्राम्स के लिए कितनी चाहिए आपको, 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, क्या बनती है 44 ग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। लेकिन यहां पे अब क्या कह रहा है, सिर्फ 16 ग्राम ऑक्सीजन है, कितनी है 16 ग्राम है ना। तो देखो ये इसका मतलब 16 ग्राम का मतलब क्या हो गया, आधा मोल हो गया कि नहीं हो गया, है ना। यानी ये ऑक्सीजन कितनी है, आधा मोल है। 16 ग्राम का मतलब क्या होता है, आधा मोल हो गया। तो ये आधी मोल है क्योंकि जब 1 मोल से इसका 1 मोल होता है, यानी रेशो वही रहेगा, तो 1 मोल से इसका 1 मोल होता है तो इसका 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। जब ये आधा मोल है तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें से भी 1/2 मोल कार्बन ही काम में आएंगे और आधा मोल क्या मिलेगी आपको, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि 6 ग्राम कार्बन ही उपयोग में आएगा, बाकी का कार्बन क्या रहेगा, बचा हुआ रह जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन कम मात्रा में है। समझे कि नहीं समझे बात, है ना। ऑक्सीजन क्या है, कम मात्रा में है, तो ऑक्सीजन क्या हो गई, लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गई, सीमांत अभिकर्मक हो गई, है ना। तो 16 ग्राम अगर आप कार्बन वो ऑक्सीजन लोगे तो सिर्फ कितने ग्राम कार्बन काम में आएंगे बताओ, आधा मोल कितने होते हैं, 6 ग्राम्स होते हैं, तो कितना बनेगा, 6 और 16 कितने हो गए, 22 ग्राम। 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के अणु मिलेंगे, है ना बात समझ। तो ये है आपका आंसर हो गया। तो देखो इससे स्टाइकियोमेट्री भी आपकी थोड़ा सा क्लियर हुई ना, यस। तो कितना हो गया, 22 ग्राम्स आपको क्या मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो बहुत आसान है, ये वो वाले हैं, सांद्रता वाला क्वेश्चन है। किसका है ये, जो सांद्रता कंसेंट्रेशन निकालते हैं ना, मोलरिटी, मोलरता, दो थे ना आपके, मोलरता और मोललता। तो मोलरिटी है ना, एक होती है मोलरिटी और एक होती है मोलालिटी, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो सोडियम एसीटेट CH3COONA, है ना, सोडियम एसीटेट CH3COONA, ये इसका अणुसूत्र है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है इसका, है ना, कि 500 ml 0.375 मोलर जलीय विलयन बनाने के लिए, है ना, यानी 500 ml सोडियम एसीटेट का 0.375 मोलर जलीय विलयन बनाने के लिए
है ना, एक्वस सॉल्यूशन बनाने के लिए उसके कितने द्रव्यमान की आवश्यकता होगी, कितना मास चाहिएगा आपको सोडियम एसिटेट का, ग्राम्स में कितना मास चाहिएगा, है ना, वो निकालना है आपको। सोडियम एसिटेट का मोलर मास जबकि आपको दे रखा है 82.0245, ये निकाल भी सकते हो आप। जैसे कार्बन का 12 हो गया, 3 हाइड्रोजन है तो 3 × 1.008, फिर वापस कार्बन, ठीक है, फिर ऑक्सीजन के 2 हैं और सोडियम, तो इनको सबको जोड़ोगे तो इतना ही आ जाएगा 82.0245। अब देखो यहाँ पे आप समझो, है ना, कि ये मोलरता क्या होती है। देखो मैं दोबारा समझाता हूँ आपको, थ्योरी में वैसे हमने बहुत अच्छी तरह से समझा था ये, कि अगर किसी एक मोल को, है ना, एक मोल, है ना, जैसे ऐसे समझो आप सोडियम ले लिया आपने, तो सोडियम का कितना होता है 23U होता है कि नहीं होता है ना, ये परमाणु भार है, और मैं कहूं एक मोल सोडियम परमाणुओं का भार कितना होगा, तो 23 ग्राम्स हो गया। क्या हो गया वो 23 ग्राम्स हो गया। ये 1 मोल का हुआ कि नहीं हुआ। तो अगर एक मोल सोडियम के परमाणुओं को मैं किस में घोल दूं, 1 लीटर पानी में घोल दूं, समझे ना बात। यानी 1 लीटर पानी में अगर 23 ग्राम सोडियम घुला हुआ है तो वो 1m सॉल्यूशन हो गया। कितना हो गया वो 1m सॉल्यूशन हो गया, है ना। इसका मतलब यानी उस 1 लीटर में सोडियम के 1 मोल घुले हुए हैं। आई ना बात समझ में। अब सोचो कि अगर 1 लीटर में 2 मोल घुले हुए थे, गाढ़ा होता, सोडियम के 2 मोल घुले हुए होते तो कितना हो जाता 2m सॉल्यूशन हो जाता। वो समझे बात, कितना हो जाता 2m सॉल्यूशन हो जाता। अगर 3 मोल घुले हुए होते 1 लीटर में तो और गाढ़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना, और गाढ़ा हो जाएगा। तो वो कितना हो गया 3m हो गया। अब आधा ले लो, माना आधा मोल सोडियम घुला हुआ है 1 लीटर में, इसका मतलब 23 का आधा कर दो, है ना, 11 दूना 22, 11.5 ग्राम अगर सोडियम 1 लीटर जल में घुले हुए हैं, सोडियम के परमाणु, है ना, 11 ग्राम सोडियम के परमाणु 1 लीटर जल में घुले हुए, तो उसका क्या हो जाएगा 0.5, आधे का मतलब 0.5 m हो गया इसका, है ना बात समझ में। ठीक है, तो देखो यही कहना चाह रहा है ये कि सोडियम एसीटेट CH3COONO का 500 ml, अब आपको 1 लीटर नहीं बनाना, 500 ml बनाना है, यानी आधा लीटर बनाना है, और वो भी कितनी मोलरता का, कितनी मोलरिटी का, कितनी कंसेंट्रेशन 0.375, है ना, 0.375 m सॉल्यूशन आपको तैयार करना है। तो देखो बिल्कुल अपन गांव की भाषा में, देसी भाषा में चलेंगे इसको, है ना। जब किसी चीज़ को अपन दिल से समझ लेते हैं तो उसको बहुत आसान हो जाता है ना। तो देखो इसी कंसेप्ट पे चलेंगे कि पहले तो CH3COONA, है ना, ये इसका मोलर द्रव्यमान दे रखा है। ये इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 82.0245 ग्राम्स सोडियम एसीटेट को अगर आप 1 लीटर पानी में घोल दोगे तो 1m सॉल्यूशन मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, सीधी सी बात है ना। यानी 82.0245 ग्राम्स, है ना, CH3COONA सोडियम एसीटेट को किसमें 1 लीटर जल में घुले होने पर क्या प्राप्त होगा आपको 1m सॉल्यूशन प्राप्त होगा। ठीक है, तो 1m, है ना। तो अब देखो इसका मतलब क्या है कि 1m सॉल्यूशन के अंदर कितने ग्राम सोडियम एसीटेट घुला हुआ है, 82.0245 ग्राम सोडियम एसीटेट घुला हुआ है, CH3COONA घुला हुआ है। अब आपको 1m तो नहीं चाहिए, प्रश्न में क्या कह रहा है 0.375 m, इसका मतलब क्या है कि पतला, है ना। 1m से तुलना जब 2m की करोगे तो 2m क्या है गाढ़ा होगा, है ना, और 1m से अगर पॉइंटों में है इसका मतलब वो पतला है, डाइल्यूट है, तनु है वो सॉल्यूशन, है ना। तो 0.375 m अगर सॉल्यूशन आपको प्राप्त करना है तो कितने कम नेचुरल है, कम सोडियम एसिटेट चाहिएगा आपको, तो कितना चाहिएगा, इसको 1 के लिए इतना, तो इसके लिए कितना होगा, इसको इतने से गुणा कर देंगे
तो 82.0245 को किससे गुणा कर दिया? 0.375 ग्राम्स, है ना। तो जब इसको गुणा करते हो आप इससे, तो ये इसकी वैल्यू आ जाती है 30.75 ग्राम्स। देखो आया ना समझ में कि अगर 1 m सॉल्यूशन प्राप्त करना है आपको सोडियम एसिडेट का, तो 1 लीटर में कितने ग्राम घोलने पड़ेंगे? आपको 82.0245 ग्राम सोडियम एसिडेट घोलना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको 0.375 m सॉल्यूशन चाहिए, यानी तनु सॉल्यूशन चाहिए, तो मात्र कितने घोलने पड़ेंगे? अब आपको 30.75 ग्राम सोडियम एसिटेट को ही 1 लीटर पानी में घोलना पड़ेगा आपको। सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो पहली चीज तो ये हो गई, आधे तक पहुंच गए ना अपन, 3.75 मोलर सॉल्यूशन। लेकिन अब ये किस में घुले हुए हैं बताओ? 1 लीटर में घुले हुए हैं। किस में घुले हुए हैं? ये 1 लीटर में। अब ये कह रहा है 500 ml ही चाहिए हमको, तो हमको सिर्फ कितना बनाना है? 500 ml बनाना है, यानी आधा लीटर बनाना है। तो आधा लीटर में इसका वापस आधा कर दोगे आप, है ना। तो इसलिए 500 ml 0.375 m CH3COONA विलयन में CH3COONA की मात्रा कितनी हो जाएगी? इसका आधा कर दो, 1/2 इंटू 30.75। आया ना? आधा क्यों किया? क्योंकि ये 30.75 ग्राम को जब 1 लीटर में घुले हुए होंगे ये, तब वो क्या है बताओ? 0.375 m सॉल्यूशन है। जब 82.0245 ग्राम्स सोडियम एसिटेट घुला हुआ है 1 लीटर में जल में, तो ये 1 m सॉल्यूशन है। जब 30.75 ग्राम्स सोडियम एसिटेट 1 लीटर में घुला हुआ है, तो वो कितना है? 0.375 m सॉल्यूशन है। लेकिन हमको तो 500 ml चाहिए, तो इसका मतलब आधा कर देंगे ना इसकी क्वांटिटी, है ना। तो आधा कितना हो जाएगा? जब इसको भाग दिया 2 में इसका, तो ये आ जाता है 15.38 ग्राम्स, है ना। तो 15.38 ग्राम सोडियम एसिटेट जब किस में घुला हुआ होगा? 500 ml जल में घुला हुआ होगा, है ना। यानी टोटल वॉल्यूम है उसका वो, यानी उस 500 ml में पानी भी है ना, और ये भी है। तो कितना है वो? 0.375 m सॉल्यूशन मिल गया। तो यही इसका आंसर है। तो मैं आशा करता हूँ ये मज़ा आया होगा आपको समझने में इसको, है ना। ठीक है, अच्छा अब देखो ये एक क्वेश्चन, इसका 6 क्वेश्चन करते हैं हम। सांद्र नाइट्रिक अम्ल कंसंट्रेटेड HNO3, नाइट्रिक अम्ल का क्या है? कंसंट्रेटेड HNO3। नाइट्रिक अम्ल का ये सूत्र होता है ना कि प्रतिदर्श को क्या बोलते हैं? बताया था ना मैंने, याद करो, है ना। सैंपल, नमूना का मोल प्रति लीटर में सांद्रता ज्ञात करनी है। सांद्रता को क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन। कैलकुलेशन करनी है हमको जिसमें उसका द्रव्यमान परसेंटेज कितना दे रखा है? 69% हो, है ना। और जिसका घनत्व डेंसिटी कितनी है? 1.41 ग्राम पर ml हो, यानी 1 मिलीलीटर में 1.41 ग्राम क्या है? नाइट्रिक अम्ल। यानी अगर 1 ml आयतन लोगे आप, है ना, तो उसका अगर द्रव्यमान नापोगे तो कितना आ जाएगा? वो 1 ग्राम्स आएगा। ठीक है, देखो बहुत आसान है। तो ये 69% है, तो मैं 100 ग्राम लिया माना, है ना। तो 100 ग्राम HNO3 के सैंपल में HNO3 की मात्रा कितनी हो जाएगी? HNO3 की मात्रा कितनी हो गई? 69। यानी वो जो सैंपल है ना, उसके अंदर और चीज़ भी तो है ना, घुली हुई है ना। HNO3 विलयन कर लो इसको, है ना। में HNO3 की मात्रा कितनी हो जाएगी? 69 ग्राम्स हो गई। ठीक है, तो 100 ग्राम हमने अगर सैंपल में HNO3 ढूंढा तो कितना हो गया? वो कितना घुला हुआ है? 69 ग्राम्स घुला हुआ है। अब इसके मोल्स निकाल लेंगे, कितने मोल होंगे, है ना। तो उसका मोलर द्रव्यमान का इसमें भाग दे देंगे तो मोलों की संख्या निकल जाएगी ना, है ना। तो HNO3 का जब आप मोलर द्रव्यमान निकालोगे देखो कितना होता है? H का कितना होता है? 1.008। ठीक है ना, या 1 ले लो आप कैलकुलेशन के लिए सीधा, है ना। फिर
एन का कितना होता है 14 प्लस 3 का 16, 3 ऑक्सीजन है तो इसको अगर 1 प्लस 14 प्लस 48 तो ये आ जाता है 63 ग्राम्स, है ना। यानी 63 ग्राम क्या है HNO3 का मोलर द्रव्यमान है। यानी 1 मोल अगर आपने HNO3 लिया तो उसके अंदर कितना द्रव्यमान निकलेगा 63 ग्राम्स। तो 69 ग्राम्स अगर HNO3 तो उसमें कितने मोल हो जाएंगे, है ना। 1 मोल का तो होता है 63 ग्राम्स और आपके पास 69 ग्राम्स हैं तो 1 मोल से थोड़ा सा ज़्यादा है कि नहीं है। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे, 69 में 63 का भाग दे दोगे, सीधी सी बात है। तो इसलिए HNO3 के मोलों की संख्या हमने निकाली तो वो कितनी आएगी 69 में किसका भाग दे दिया 63 का, ठीक है ना। तो ये आ जाता है 1.095 ये मोल्स आ गए, 1.095 मोल्स आ गए। अच्छा अब आपको पता है कि घनत्व क्या होता है ना। घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है ना, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है, ठीक है ना। तो अब अगर 100 ग्राम HNO3 जो सॉल्यूशन है आपके पास में उसका आयतन कितना हो जाएगा, है ना। तो इसलिए 100 ग्राम HNO3 विलयन का आयतन कितना हो जाएगा, आयतन बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बटे घनत्व हो जाएगा ना। देख लो आयतन बराबर क्या हो गया, द्रव्यमान बटे घनत्व, ठीक है ना। तो द्रव्यमान में घनत्व का, तो द्रव्यमान कितना है उसका, द्रव्यमान कितना है 1. देखो एक सेकंड, है ना। वॉल्यूम किसका 100 ग्राम HNO3 विलयन का आयतन हमको निकालना है। तो द्रव्यमान कितना है 100 ग्राम से, है ना। और घनत्व कितना है 1.41, कितना है 41 ग्राम मोल प्रति लीटर, है ना। तो देखो ग्राम से ग्राम कट गया, 100 में 1.41 का जब आप भाग दोगे तो 70.92, और ml नीचे है, ये मोल नहीं है ml है ना, मोल नहीं है बेटा, ये क्या है ml-1 ग्राम प्रति ml, ये था ना ग्राम प्रति ml था, है ना। तो ये ml-1 यस, ऊपर जाके क्या हो जाएगा ml हो जाएगा, ऊपर क्या हो गया m छोटा आएगा, m और l ऐसे ml, ठीक है ना। तो 100 ग्राम HNO3 जो सॉल्यूशन है उसका आयतन कितना है 70.92 ml है, क्योंकि उसका घनत्व ज़्यादा है इसलिए कम ml में ही 100 ग्राम वजन बैठ जाएगा, समझ रहे हो ना आप, क्योंकि उसका घनत्व क्या है ज़्यादा है, इसलिए 70.92 ml के अंदर ही वजन कितना बैठ जाएगा 100 ग्राम उसका वजन बैठ जाएगा, है ना। अब आप क्या निकाल सकते हो, इसकी कंसेंट्रेशन निकाल सकते हो, सांद्रता, है ना। तो कंसेंट्रेशन ऑफ HNO3, तो HNO3 की सांद्रता, तो HNO3 की सांद्रता कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ क्या था 1.095 मोल कितने हैं, है ना 1.095 क्या है आपके मोल्स हैं, ठीक है ना। तो मोल प्रति लीटर होती है कि नहीं होती है ना। और इसका आयतन कितना है, ये रहा 70.92। अच्छा देखो ये ml है तो इसको, क्योंकि जो मोल सांद्रता होती है, मोलरिटी जो होती है वो क्या होती है, वो मोल प्रति लीटर होती है। तो ऊपर तो मोल आ गए लेकिन लीटर में चाहिए ना, तो इसको लीटर जब चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 70.92 इंटू 10⁻³ लीटर, है ना। 1000 का भाग दे दो या 10⁻³ से गुणा कर दो तो क्या बन जाएंगे, लीटर बन जाएंगे, है ना। तो ये क्या हो गया 70.92 इंटू 10⁻³ लीटर। तो ऊपर तो क्या है मोल है, नीचे क्या है लीटर है, तो सांद्रता में मोलरिटी मिल गई, नहीं मिल गई, क्या मिल गई इसकी, ये मोलरिटी मिल गई आपको, है ना। तो जब इसमें इसका भाग दोगे 1.095 तो 10⁻³ ऊपर चला गया और ये हो गया 70.92। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाता है 15.44 मोल प्रति लीटर, क्योंकि नीचे लीटर है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा लीटर-1। तो ये इसकी मोलरिटी आ गई, मोल प्रति लीटर 15.44। आगे बात समझ में, ठीक है।
तो इस तरह से हमने कितने क्वेश्चन किए इसके 6 क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है ना। तो देखो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, अभी टाइम है हमारे इसमें। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, 100 ग्राम कॉपर सल्फेट में कितना कॉपर मिलेगा। बहुत ही आसान है, देखो CuSO4, तो इसमें क्या है, देखो एक तो Cu का एटम है ना, एक सल्फर का एटम है, प्लस 4 क्या है, ऑक्सीजन के एटम है ना। तो इसका वो निकाला आप मैंने मोलर मास, अगर इसका मोलर मास निकालूंगा तो कॉपर जो है, कॉपर का होता है बेटा 63.54, प्लस सल्फर का होता है 32, प्लस 4 × 16 है ना। तो इन ये हो गया 63.54 प्लस 32, 16 चौका 64। जब इन सबको जोड़ा तो ये आता है 159.54 U। ये तो क्या हो गया, एक पर उसका अणु का भार हो गया। अगर आप मोलर मास निकालोगे तो ग्राम्स लग जाएगा इसका। तो मोलर मास कितना हो गया, मोलर मास इक्वल टू हो गया 159.54 ग्राम्स, ठीक है। अच्छा अब देखो क्या कह रहा है, ये कितना कॉपर मिल जाएगा। देखो 159.54 में कॉपर कितना मिल रहा है आपको, 63.54 ग्राम्स मिल रहा है। सीधी सी बात है ना। यानी इधर क्या है 159.54 ग्राम्स है ना। तो 159.54 ग्राम कॉपर सल्फेट में से कॉपर कितना मिल रहा है आपको, 63.54 मिल रहा है ना। तो 100 ग्राम से कितना निकलेगा, वही जो एकांकी मेथड होता है ना, यूनिटरी मेथड, यानी 159 है ना। कहते हैं ना भाई 10 रुपए की चीज़ें इतनी आ रही हैं तो 1 रुपए कितनी आएगी, उसमें उसका भाग दे देते हैं, ठीक है ना। उसी तरह का ये यूनिटरी मेथड है। तो कहने का मतलब है कि 159.54 ग्राम कॉपर सल्फेट में कितना कॉपर मिल रहा है, 63.54 निकल रहा है। अब ये 100 ग्राम में पूछ रहा है, तो 1 ग्राम में कितना होगा, है ना। देखो तो 159.54 ग्राम CuSO4 से आपको कितना Cu मिलेगा, 63.54 ग्राम Cu मिलेगा, कॉपर मिलेगा, है ना। अगर 1 ग्राम कॉपर सल्फेट है आपको तो कितना हो जाएगा, इसका भाग लग जाएगा ना, 63.54 में किसका भाग हो गया, 159.54। सिंपल क्वेश्चन था, है ना। इतना कॉपर मिल जाएगा। अब आपके पास 100 ग्राम अगर है, 100 ग्राम कॉपर सल्फेट है तो क्या हो जाएगा, 100 से गुणा कर देंगे, 63.54 अपॉन 159.54 इंटू 100, 100 ग्राम से। तो इसको जब आप सरल करोगे तो इसकी वैल्यू आती है 39.83 ग्राम्स, है ना। तो